नमस्कार, आप सभी का एमएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रस निष्पत्ति। रस निष्पत्ति का सामान्य अर्थ है रस की प्रतीति, प्राप्ति या अनुभूति की सघनता की प्रक्रिया। सबसे पहले आचार्य भरत ने रस सूत्र का प्रवर्तन किया। उन्होंने इस सूत्र के माध्यम से समझाया कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के सहयोग से रस निष्पन्न होता है। यही रस निष्पत्ति विषयक सूत्र भरत और परवर्ती आचार्यों के चिंतन, विश्लेषण और मनन का विषय रहा है। भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त जैसे आचार्यों ने रस निष्पत्ति और उससे संबंधित सूत्र पर विचार किया है। रस निष्पत्ति का सबसे पहले उल्लेख भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में किया है। इसी रस सूत्र की व्याख्या में परवर्ती चार आचार्यों ने अपने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया। भरत मुनि का रस सूत्र है विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। भरत मुनि के इस सूत्र की व्याख्या वैसे तो कई विद्वानों ने की, किंतु साहित्य शास्त्र में भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त द्वारा की गई व्याख्याएं ही अधिक मान्य है। भरत मुनि के रस सूत्र में संयोग व निष्पत्ति विशेष रूप से विवाद का विषय बने हैं। रस सिद्धांत के इस विवेचन में संस्कृत काव्य शास्त्र के परवर्ती कालखंड में सांप्रदायिक दृष्टि अवश्य दिखाई पड़ती है। विशेषतः कविराज विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ आदि रस का विवेचन तथा महत्व निरूपण जिस आग्रह से करते हैं, उसे उनकी इस सिद्धांत के प्रति मोहविष्ट दृष्टि अवश्य है। किंतु रस सिद्धांत का प्रारंभिक इतिहास विशिष्ट संप्रदाय के रूप में उभरता दिखाई पड़ता है। आचार्य रुद्रट अलंकार, ध्वनिकार, ध्वनि विवेचन तथा वक्रोक्तिकार, वक्रोक्ति विवेचन के अंतर्गत इसके महत्व व आवश्यकता को स्वीकारते हैं। आचार्य दंडी रसवत अलंकार के अंतर्गत इसकी समानता, इसकी समग्रता की ओर संकेत करते हैं। आचार्य भरत नाट्य शास्त्र के अंतर्गत रीतिकार वामन रीति विवेचन के अंतर्गत इसके महत्व को आंकते हैं। मूल प्रश्न यह है कि रस क्या है? रस्यते इति रसः, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए उसे रस कहते हैं। भरत का सूत्र, जिसे उन्होंने रस की निष्पत्ति की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए नाट्य शास्त्र में लिखा था, रस की परिभाषा के रूप में उपस्थित तो नहीं किया जा सकता, किंतु वह रस विषयक जानकारी अवश्य कराता है। विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। इस सूत्र में विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति मानी गई है। यहाँ जिनके संयोग से रस की निष्पत्ति मानी गई है, सर्वप्रथम उनके विषय में जान लेना नितांत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उसके उपरांत ही कोई परिभाषा दी जा सकेगी। रस सिद्धांत संबंधी ऐतिहासिक सामग्री का विवेचन स्पष्ट है। पहला, विभिन्न संप्रदायों के अंतर्गत चर्चित रस सामग्री। दूसरा, रस सिद्धांत के स्वतंत्र विवेचक ग्रंथ। तीसरा, संस्कृत काव्य शास्त्र के सभी संप्रदाय रस सिद्धांत की वास्तविक सत्ता को प्रकारांतर में स्वीकार करते हैं। दूसरी ओर अलंकारवादी आचार्यों में भामह, उद्भट, रुद्रट आदि विशेषता उल्लेखनीय है। आचार्य भामह ने महाकाव्य लक्षण का निर्देश करते हुए रस के अपरिहार्य तत्व की ओर इंगित किया है। युक्त लोक स्वभावेन तश्च सकले पृथक। उन्होंने आचार्य दंडी आदि की परंपरा में स्वीकृत रसवत, प्रेयस, उज्वसीन का वर्णन किया है।
उद्भट ने काव्यालंकार सार संग्रह ग्रंथ के अंतर्गत रसवत आदि भाव मूलक अलंकारों का अत्यधिक विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। उन्होंने प्रियस्वत, रसवत, ऊर्ज्वसित तथा समाहित का वर्णन करते हुए रसवत के अंतर्गत नाट्य के अंतर्गत स्वीकृत नव रसों की उन्होंने चर्चा की है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानकः, विभत्साद, भूत, शांताश्च नवनाट्य रसा स्मृता। अलंकारवादी आचार्य रुद्रट रस मान्यताओं के प्रति उदार थे। उन्होंने रस को रसवत आदि अलंकारों से मुक्त करते हुए उनके स्वतंत्र अस्तित्व तथा महत्व को निष्पक्ष भाव से घोषित किया है। ननु काव्येन क्रियते सरसानामवर्ग मनश्च चतुर्वगे लघु मृदु च निर्सेव्यतेस्ते हि यस्यन्ति शास्त्रेभ्य तस्मात् तत्कर्तव्य यत्रेण महयीसा रसेर्युक्तम्। गुणवादी आचार्य दंडी की मान्यताएं इसी रस सिद्धांत की समीपवर्तीनी स्थित हैं। उन्होंने रसवत अलंकार का वर्णन करते हुए काव्य में 8 रसों की चर्चा की है। उन्होंने बताया, प्रेय प्रियतरख्यानम रसवत रस पेशलम ओजस्वी रूढ़ाहंकारम युक्तोक्त कर्षम च तत्त्रयम्। इसके पश्चात क्रमशः श्रृंगार के संयोग, रौद्र, युद्ध, वीर, करुण तथा अंत में अलंकारों की ओर भी संकेत करते हैं। इति कारुण्यमुद्रिक्त मलंकारतया स्मृतम तथा परेपि विभत्सया हास्यादुभूत भयानकः। रीतिवादी आचार्य वामन ने रस सत्ता को प्रकारांतर से स्वीकार किया है। वैदर्भी रीति पाक तथा कांति के संबंध में रस सिद्धांत का उनमें आवेश देखा जा सकता है। कांति अर्थ गुण की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं, रीति रसत्वम कांति दीप्ताः रसा श्रृंगारदयो वस्य सदीप्त रसः तस्य भार्गवो दीप्ति रसत्वम कांति। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक भरत मुनि हैं। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख उन्हीं के नाट्य शास्त्र में मिलता है। भरत मुनि ने रस सिद्धांत की स्थापना करते हुए रस को काव्य की आत्मा घोषित किया था। भरत मुनि ने रस सिद्धांत की उद्भावना करते हुए रस संबंधी सूत्र भी लिखा था। विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस सूत्र में संयोग और निष्पत्ति 2 शब्द अधिक महत्वपूर्ण हैं और रस सिद्धांत के अंतर्गत ये दोनों शब्द सर्वाधिक विवाद के विषय भी रहे हैं। पश्चातवर्ती विद्वानों ने इन दोनों शब्दों की अनेक व्याख्याएं की और रस सिद्धांत का विवेचन किया। यद्यपि इन विद्वानों ने रस को काव्य की आत्मा के पद पर प्रतिष्ठित किया, इस विषय में किसी को संदेह भी नहीं है, किंतु विवाद का विषय यह था कि रस की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, अर्थात सहृदय पाठक, श्रोता या दर्शक में रसोद्रेक किस प्रकार होता है और वह रसानंद का अनुभव किस प्रक्रिया के माध्यम से करता है। रस सिद्धांत के पोषक सभी रसवादी आचार्यों ने यह स्वीकार किया कि काव्य का लक्ष्य सहृदय को आनंद प्रदान करना है। आध्यात्मिक क्षेत्र में स्पष्ट किया गया है, रसो वे सह, अर्थात रस ही परमात्मा है। अद्वैतवादियों के अनुसार जब आत्मा माया के आवरण से मुक्त होकर परमात्मा के साथ एक रूप हो जाती है तो उसे परम आनंद की अनुभूति होती है। प्रसिद्ध समालोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी आत्मा की मुक्तावस्था को ही रस दशा कहा है।
आत्मा की मुक्तावस्था से अभिप्राय है, जब आत्मा सभी प्रकार के सांसारिक राग विरागों से मुक्त होकर खंड आनंद में निमग्न हो जाती है, तो उस स्थिति को आत्मा की मुक्तावस्था कहा जाएगा। इस स्थिति को ही रसानुभूति भी कहा गया है और रस की ऐसी ही अलौकिक अनुभूति कराना काव्य का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। रस सिद्धांत ने काव्य के इसी लक्ष्य अर्थात रसानुभूति को स्वीकार किया है। जब काव्य किसी सहृदय पाठक, श्रोता या दर्शक की उदात्त भावनाओं को उद्वेलित करता है, उसे सही अर्थों में रसानुभूति होती है। महान काव्य वही है जो सहृदयों की भावनाओं को उद्वेलित कर सके, और यह उद्वेलन तभी हो सकता है जब काव्य में विभिन्न भावों और उससे संबंधित विभिन्न अवयवों का सुचारू और संतुलित चित्रण हुआ हो। इस तरह रस सिद्धांत एक ओर भाव को काव्य का प्रधान अंग स्वीकार करता है, तो दूसरी ओर भावों के विविध रूपों और अंगों की विस्तृत व्याख्या भी करता है।